Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 3 कर रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का। पिछले दो पार्ट्स में हमने दो टॉपिक कवर किए और वो टॉपिक थे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जिसमें हमने स्टेट्स का डिवीज़न पढ़ा, हमने पढ़ा कैसे फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस के हालात पैदा हो गए थे। उसके बाद आया था द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और फ्रांस बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी 50% वो कॉन्स्टिट्यूशनल था एंड 50% मोनार्की था। पर आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी फ्रांस ने पूरी तरह से मोनार्की को बैन कर दिया और एक रिपब्लिक बन गया। तो शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ये रहा हमारा टॉपिक, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की। एबॉलिशेस मीन्स बैन्स, यानी फ्रांस ने एकदम मोनार्की को बैन ही कर दिया और एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। अब देखते हैं ये क्या प्रोसेस थी, किस तरह से वो ऐसा बना। So rulers of France neighboring countries were worried by the developments in France. They made plans to send troops to put down the events taking place since 1789. यानी जो फ्रांस के आसपास की कंट्रीज के रूलर्स थे वो काफ़ी वरिड हो रहे थे कि फ्रांस इतनी डेवलपमेंट्स कैसे कर रहे थे। यू मीन दे वेयर जेलसी कि कैसे ऐसा हो रहा है, फ्रांस अचानक से इतनी सारी डेवलपमेंट्स कैसे कर रहा है। उन्होंने प्लान बनाए कि वो लोग ट्रूप भेजेंगे, ठीक है, मिलिट्री ट्रूप्स, और वो पता करेंगे कि क्या क्या चल रहा है फ्रांस में। और वो ये सब शुरू किया 1789 से। The National Assembly declared war against Prussia and Austria in April 1792। नेशनल असेंबली याद आ गया होगा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो यही थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, उन्होंने 1792 अप्रैल में रशिया एंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का डिक्लेयर कर दिया। Thousands of volunteers joined army for the National Assembly। अब ये जो नेशनल असेंबली की आर्मी थी इसमें हजारों लोगों ने ज्वाइन किया जंग की बात सुन के। और जो पैट्रियोटिक सॉन्ग जो वॉलंटियर्स ने गाया था वो था मैर्सेलिस, जिसे कंपोज किया था पोएट रॉगेट डी एलाइजिल। और यही सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग, मैर्सेलिस, बाद में जाके फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। A large segment of the population was convinced to carry the revolution further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section। यानी फ्रांस में बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि अभी हम फ्रांस की अर्थव्यवस्था पे ध्यान देते हैं, वॉर के बारे में हम बाद में सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वॉर होगा तो क्या होगा, क्योंकि फ्रांस में ने एक और बार वॉर लड़ी थी अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ादी दिलाने के लिए। तब क्या हुआ था, फ्रांस डेब्ट में पड़ गया था। तो लोगों के अंदर ये चिंता आ रही थी कि अगर फिर से वही चीज़ रिपीट हो गई तो हमारी हालात फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग तो चाहते थे कि रेवोल्यूशन को साइड में रख के अभी हम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देखते हैं। तो मतलब वो ज़्यादातर लोग वॉर नहीं चाहते थे। पर जो फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिचर सेक्शन को मिला था, यानी सोसाइटी में जो भी अमीर लोग हैं सिर्फ उन्हीं के पास पॉलिटिकल राइट्स थी। इसीलिए कुछ लोग अभी भी रेवोल्यूशन करना चाहते थे, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी भी आगे बढ़ाना चाहते थे। और उसी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने की वजह से फ्रांस बनता है एक रिपब्लिक। सो अब वो अपने भाव तो व्यक्त कर नहीं पा रहे हैं। सो पीपल यूज्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर ओन प्लान ऑफ एक्शन इन पॉलिटिकल क्लब्स। अब कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करती है तो उसमें सबके अपने अपने भाव होते हैं उसके प्रति। कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है खराब है, किसी को ठीक ठाक लगता है। तो सबके अंदर अपने भाव है, सब अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। पर ये राइट्स तो सिर्फ उन्होंने रिचर सेक्शन को दिया है। इसीलिए जो थोड़े से लो स्टैंडर्ड लोग हैं वो लोग पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू कर दिए। और उन्हीं क्लब्स में से सबसे सक्सेसफुल एक क्लब था जिसका नाम था क्लब ऑफ जैकोबिन्स या फिर द जैकोबिन क्लब। तो अब हम पढ़ेंगे द जैकोबिन क्लब के बारे में। Members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous sections of society.
They included shopkeepers, artisans, cooks, shoemakers, watchmakers, printers, servants and daily wage workers. Their leader was Maximilian Robespierre. तो इस पैराग्राफ में हमें ये बात बताई गई है। तो ये जो जैकोबिन क्लब के जो भी मेंबर्स थे, ये सारे ज़्यादा रिचर सेक्शन के नहीं थे, सारे लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस यानी थोड़े से पुअर सेक्शंस से ही थे, सोसाइटी के पुअर सेक्शंस थे। इसमें शॉपकीपर्स आते थे, आर्टिशन आते थे, कुक आते थे, शू मेकर आते थे, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स। और ये जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन था जैकोबिन क्लब का लीडर। तो कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। They dressed differently by wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. It was a way of declaring the end of the power holded by the wearers of knee breeches. नी ब्रीचेस का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर्स जो कि मैन एंड वुमेन पहनते हैं। तो ये जो जैकोबिन क्लब वाले थे वो बहुत ही अलग तरह से ड्रेसिंग करते थे, मतलब वो लंबी स्ट्रिप वाले ट्राउजर्स पहनते थे और वो इससे ये इंडिकेट करना चाहते थे, ये शो करना चाहते थे कि ये जो नी ब्रीचेस पहनने वाले लोग हैं यानी रिचर सेक्शंस, इनका राज अब खत्म हो गया। They came to be known as sans-culottes, meaning people without knee breeches. Sans-culottes men wore a red cap that symbolized liberty. Liberty is the state of being free. तो ये जो लोग थे जैकोबिन क्लब वाले, इनको कहा जाने लगा सैंस-कुलोटीज, जिसका मतलब होता है कि वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। फिर भी सैंस-कुलोटीज मैन जो थे वो एक रेड कैप पहनते थे जिससे वो लाइबर्टी को सिंबलाइज करते थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द कन्वेंशन, न्यूली इलेक्टेड असेंबली। यानी नेशनल असेंबली के बाद कौन सी आई है? द कन्वेंशन। ये एकदम न्यू असेंबली है और इसको इलेक्शंस के मेथड से बनाया गया है, यानी लोगों ने वोटिंग की है। On 10 August 1792, the Jacobins attacked the palace of the Tuileries with large number of petitions. यानी 10 अगस्त 1792 में जो जैकोबिन्स थे उन्होंने महल पे हमला कर दिया और उनके साथ बहुत सारे पेडिशियंस थे यानी पेरिस वाले, और उन्होंने राजा के गार्ड्स को मार दिया और राजा को अपने पास कर लिया यानी किडनैप करके रख लिया। बहुत देर तक उन्होंने राजा को अपने पास बंदी बना के रखा और साथ ही साथ उन्होंने जो रॉयल फैमिली थी लुईस 16 की, उनको इम्प्रिजन कर दिया यानी कि जेल में डाल दिया। Elections were held in August 1792 and now all men above 21 years of age were allowed to vote regardless of their wealth. अब इलेक्शंस कब हुए? अगस्त 1792 में, और इस बार वो सारे मैन जो कि 21 साल से ऊपर के थे उन्हें वोट करने के राइट्स मिल गए और उसमें वोटिंग में उनके वेल्थ का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। The newly elected assembly was called the convention. तो ये जो नई असेंबली बनी इसे कहा जाने लगा कन्वेंशन। इसने मोनार्की को बैन कर दिया 21 सितंबर 1792 को और फ्रांस बन गया एक रिपब्लिक कंट्री। अब फ्रांस तो रिपब्लिक बन गया। अब लुईस 16 के साथ क्या हुआ? लुईस 16 को मौत की सजा सुना दी गई इन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। सो ट्रीजन इज द बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट। तो ट्रीजन के चार्ज में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। On 21 August 1793, Louis XVI was executed publicly, which means he was given a capital punishment at the palace de la Concorde. यानी कि 21 जनवरी 1793 में लुईस 16 को कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई और साथ ही साथ थोड़ी देर बाद जो उनकी क्वीन थी मैरी एंटोइंटे, उनको भी मौत की सजा सुना दी गई। तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रेन ऑफ टेरर। टेरर मीन्स एक्सट्रीम फियर, यानी एकदम डर वाला माहौल। यानी अब तो आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस रिपब्लिक हो गया, मोनार्की एबॉलिश कर दी, फिर ये डर कहाँ से आ गया? तो अब रिपब्लिक में भी जो रूलर है उस पर डिसाइड करता है कि वो कैसा है। अब वो अगर खतरनाक होगा तो लोग तो डर में रहेंगे ही। तो जो ये इनको लुईस 16 को डेथ की सजा सुनाने के बाद वहां का रूलर बन गया मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर था।
The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror in France. यानी जो 1793 और 1794 के बीच का पीरियड है इसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, यानी खौफ का समय फ्रांस में। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, मेनी पीपल वेर अरेस्टेड एंड ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल कोर्ट. These included all those peoples who were considered enemies of republic by Robespierre. If the court found them guilty, they were guillotined. तो क्या हुआ, जो हमारे पुराने एनिमीज, यानी अब एनिमीज कौन बन गए, अब ये मोनार्की एकदम अच्छे से खत्म हो गई, यानी स्टेट्स डिवीजन भी बंद हो गया। तो पहले के स्टेट्स में जो सबसे हाई क्लास पे लोग थे, जैसे कि नोबल्स, क्लर्जी, तो ये सब तो हाई क्लास पे, इसीलिए आज के डेट में ये लोग उनके क्या बन गए, दुश्मन। तो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करवा दिया मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर ने और उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया, और कोर्ट ने जिस भी इंसान को गिल्टी फाउंड किया उसे गुलोटाइन कर दिया। जैसे हमारे यहाँ फांसी की सजा होती है, वैसे ही फ्रांस में उनके गले को ब्लेड के बीच में रख के काट दिया गया। पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स to the cities and sell it at the prices fixed by the government. फार्मर्स को फोर्स किया गया कि आप अपना ग्रेन सिटीज में ट्रांसपोर्ट करवाइए और जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उसी प्राइस पे आप बेचिए सामान। अब ये तो गलत हो गया, क्योंकि फार्मर्स जो है उन्होंने अपनी इतनी मेहनत की और फिर भी प्राइस जो है वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। द यूज ऑफ एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, यानी कि एक्सपेंसिव जो महंगा वाला व्हाइट फ्लोर होता था उसे बैन कर दिया गया और मीट और ब्रेड को उसके बदले यूज करने लगे। इंस्टेड ऑफ मॉन्सियोर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वेयर कॉल्ड अ सिटोयन एंड सिटोयने, यानी फ्रांस में, यानी फ्रेंच भाषा में सर को कहते हैं मॉन्सियोर एंड मैडम को कहते हैं मैडमे। तो जो हमारे लीडर थे यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर, उन्होंने रूल बनाया कि मॉन्सियर और मैडम के बजाय हम लोगों को कहेंगे सिटोयन एंड सिटोयने। तो ये एक और मेजर चेंज हो गया। चर्च को शट डाउन कर दिया उन्होंने और चर्च की जो बिल्डिंग्स थी उनको बदल दिया ऑफिसेस में। अब ये रॉबिस्फियर की इतनी हार्ड पॉलिसीज हो गई कि इनके खुद के जो सपोर्टर्स थे, इनके खुद के पॉलिटिकल क्लब्स वाले, वो भी इन्हें छोड़ के चले गए और लास्ट में कोर्ट ने उन्हें भी जब गिल्टी पाया तो उन्हें भी गुलोटाइन कर दिया इन जुलाई 1794। तो इस तरह से हमारा टेरर का रेन भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, यानी रेन ऑफ टेरर भी अब खत्म हो गया। अब आता है और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब फ्रांस पे एक डायरेक्टरी रूल करेगी। अब जैसे ही जैकोबिन्स का फॉल हो गया तो जो मिडिल क्लास वाले जो थे, उसमें जो अमीर लोग थे, उन्होंने पावर सीज कर ली और उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जिसमें वोट नहीं देने दिया गया उन लोगों को जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। अब एक कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, अब ज़रूरी तो नहीं कि सबके पास प्रॉपर्टी हो। कुछ लोग गरीब होते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, वो दूसरों की प्रॉपर्टी में मजदूरी करके अपनी आमदनी कमाते हैं। तो वैसे लोगों से इन्होंने वोट करने का अधिकार छीन लिया, जबकि मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर ने सारे मैन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज को वो अधिकार दिया था। तो जैसे ही ये मिडिल क्लास वाले आए तो उन्होंने ये पावर भी उनसे छीन ली। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दिए और इन्हीं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने मिलकर एक नया काउंसिल अपॉइंट किया जिसका नाम था डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी एक ऐसा एग्जीक्यूटिव था जिसमें सिर्फ 5 मेंबर्स होते थे। Sometimes the directors clashed with the legislative councils and councils often dismissed the डायरेक्टर्स, यानी कभी कभी ऐसा होता था कि डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों में बहस हो जाती थी और इसी वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों ने डायरेक्टर्स को डिसमिस कर दिया, यानी वो सिस्टम भी अब खत्म हो गया। तो अब इस वजह से फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि इतने सारे चेंजेस अचानक से आ गए। इस वजह से उसका पॉलिटिकल जो इम्बैलेंस था वो पॉलिटिकल बैलेंस इम्बैलेंस होने लगा।
जैसे सबसे पहले मोनार्की था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, फिर फ्रांस पूरी तरह से रिपब्लिक बन गया। जब जैकोबिन क्लब आया तो उन्होंने कन्वेंशन बनाया, फिर डायरेक्टरी बना। इस तरह से इतने सारे चेंजेस आ गए कि फ्रांस का जो पॉलिटिकल कंडीशन था वो इनस्टेबल हो गया। और इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से नेपोलियन बोनापार्टे, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था, उसको राइज मिल गया। यानी अगर हम कमज़ोर हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा तो कोई ना कोई उठाएगा ही। तो यही फ्रांस की इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्टे ने, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था। डिक्टेटर इज़ अ रूलर विच विथ टोटल पावर ओवर अ कंट्री। अब इतने सारे चेंजेस आने के बाद भी फ्रांस के लोगों में जो फ्रीडम और इक्वालिटी को लेके आइडिया थे वो अभी भी बचे हुए थे। इसका मतलब रेवोल्यूशन अभी भी बाकी है। तो आगे का रेवोल्यूशन हम जो है वो पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू लाइक द वीडियो।